Hello, dear students. As you all are familiar, that we were discussing the French Revolution, and today we are going to discuss the Circlutos. Beta Jacobean clubs. In previous video, we have discussed how after the French Revolution there were so many clubs were formed. Among them, the most famous club was Jacobean Club, and Robespierre was the leader. Okay, and now we are discussing about their dressing sense and their working, you can say, and they wore, okay, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र, लंबी स्ट्रिप वाली, ठीक है, स्ट्रिप वाली ट्राउज़र डालते थे वो। ओके, सिमिलर दोज वो डॉक वर्कर, जो डॉक पे शिप के ऊपर काम करने वाले वर्कर थे वैसे थे। एंड इनको कहते थे, जो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र होती थी, दे वर नोन एज द सक्लूटोस। ठीक है, ये थी लॉन्ग सन क्लूटोस, क्या थी, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर थी ये। ओके बेटा, इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ये जो थे अपने आप को अब क्या थे, फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली नॉबल्स की तरह, ठीक है, अपने आप को ड्रेसअप कर रहे थे और देख रहे थे, उन्हीं का हिस्सा मान रहे थे। अर्लियर क्या था कि जो नॉबल्स हैं और क्लर्जी थे, दे वर द अबव द कॉमन पीपल। अब कॉमन पीपल भी जो थे उन्हीं की तरह से ड्रेसअप होना शुरू कर दिया, उन्हीं की फैशनेबल सोसाइटी का अपने आप को पार्ट मान रहे हैं। जैसे वो कपड़े पहन रहे हैं वैसे ही वो पहन रहे हैं, हु वोर द नो knee breeches. Okay, then move to the next one. This was a way of proclaiming the end of the power. ये एक तरीका था दिखाने का कि जो नॉबल्स और क्लर्जी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट की पावर थी, रोब था, दबदबा था, वो एंड ऑफ द पावर का इरा है और वो उन्हीं की तरह कपड़े पहनेंगे। ठीक है, वेयरर ऑफ द, जो ऐसे कपड़े पहनते थे उन्हीं का राइट था लॉन्ग ट्राउजर वाली क्या थी डालने, तो अब वो भी डालेंगे वेयरिंग। देन सैंड क्लूटोस जो था, लिटरेरी मीन्स दोज विदाउट नी ब्रिचेस। इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग है कि जो नी, विदाउट नी ब्रिचेस है। सैंड क्लूटो, अब मेन जो थे वो लॉन्ग ट्राउजर वाली तो डालते थे, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, सॉरी, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर तो वेयर करते थी, बट विद दैट दे, इसके अलावा रेड कैप, रेड कैप जो थी, रेड था, सिंबलाइज कर रहा था कलर कौन सा, लिबर्टी। अब हम आज़ाद है, किसी के गुलाम नहीं हैं। विमेन होवर नॉट अलाउड टू, अभी तक देखो जी विमेन को राइट नहीं है कुछ भी ऐसा डालने का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एग्जीक्यूशन ऑफ द लुइस 16। अब लुइस 16 को फांसी चढ़ा दी गई है, इनको मार दिया गया है। लुइस 16 जो था वो सेंटेंस टू डेथ, ठीक है, मौत की सज़ा। चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ ट्रेजन, धोखाधड़ी, देशद्रोह का मामला है, क्योंकि इन्होंने, लुइस 16 ने क्या किया था, जो नेबरिंग नेबर में जो किंग थे, आस्ट्रिया, पर्शिया, उन सबको हेल्प के लिए बुलाया था कि इन सब जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, बंद कीजिए और मेरी सारी पावर। तो वो पकड़े गए और उनके ऊपर चार्ज ऑफ ट्रेजन, देशद्रोह का मामला, धोखाधड़ी का मामला, और उनको डेथ सेंटेंस। ओके, देन 21 जनवरी ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, पूरी की पूरी जनता के सामने एग्जीक्यूटिव, फांसी चढ़ा दी गई, मार दिया गया उनको। प्लेस द ले कॉनकॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्वीन जो थी, उसकी वाइफ जो थी मैरी एंटोनेट, उनको भी क्या है, सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, थोड़ी देर बाद ही, कुछ समय बाद ही उनकी वाइफ को भी सेम वैसे ही कर दिया गया जैसे, यानी कि फांसी चढ़ा दी गई, मार दिया गया जैसे लुइस, क्या, लुइस 16 का।
नाउ रेन ऑफ टेरर, अब एक आतंक का शासन स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही राजा मार दिया गया, रानी मार दी गई, कोई लीडर नहीं, हर कोई पावर में रहना चाहता है। नहीं नहीं बेटा, आज़ादी मिली थी ना, पावर करप्ट मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट मैन एब्सोल्यूटली, वही हाल हुआ। अब यहाँ पे क्या हो गया है, रेन और टेरर स्टार्ट हो गया। ये एक साल के लिए 1793 से लेकर 1794 तक चला। ये इरा जो था रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। रॉबस्पियरे था इसका लीडर, जैकोबियन क्लब का। उसने पॉलिसी कौन सी फॉलो की, सिवियर कंट्रोल की और पनिशमेंट की, हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल, पूरा कंट्रोल उसका है। और पनिशमेंट सिवियर, बहुत भयानक, और जिसको कह ले डेंजरस पनिशमेंट। ऑल दोज whom ही सॉ बीइंग एनिमीज, जिसको भी वो महसूस करता था, देखता था कि ये रेवोल्यूशनरीज के एनिमीज़ हैं, रिपब्लिक के एनिमी हैं, एक्स नॉबल्स हैं या क्लर्जी हैं, किसी को भी, या ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ही समझ लो, दूसरे क्लब के लीडर ही समझ लो, इवन कि कई बार क्या होता था, वो अपने क्लब के, अपने पार्टी के मेंबर के साथ ही एग्री नहीं, सस्पेक्ट, शक करता था और उनको भी मार देता था। दिस वॉज रेन ऑफ टेरर। उनको अरेस्ट करके इम्प्रिजन और रेवोल्यूशनरी ट्राइबल मार दिया जाता था। इफ़ द कोर्ट फाउंड ए रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के सामने, क्रांतिकारी, ठीक है, ट्रिब्यूनल, अगर कोर्ट उनको पाती थी कि वो गिल्टी है, ओके, तो दे वर ग्लूटन। ग्लूटन बेटा ये ब्लेड्स होते थे, एक नीचे ऐसे, ठीक है, एक ऊपर से ऐसे टक गिरता था ब्लेड, नेक को यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता था और ऊपर से टक ब्लेड, ग्लू, ये थे बेटा, ओके। ग्लूटनाइज, ये डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, मैंने बता दिया ना, टू पोल्स थे, ब्लेड था, ब्लेड के ऊपर पर्सन की नेक, बी हेडेड, उसका सर जो था धड़ से अलग किया जाता था, ऐसे ब्लेड, ब्लेड के ऊपर नेक रख के ऊपर से ऊपर से एक ब्लेड, ठीक है, ऐसे करके उसको मार दिया। रॉबस्पियरे जो था, गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेट। ये यहाँ पे रॉबस्पियरे जो था, ये जैकोबियन क्लब का लीडर था, उसने हर तरह के मतलब कंट्रोल कर लिया था हर तरफ से, प्राइस पे, हर चीज़ के, ओके, वेजेस पे, मीट प्राइसेस, ब्रेड, सब कुछ राशन कर दिया गया कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ सेल किया जाएगा। पीजेंट्स को जो था फोर्स किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि जितने भी ग्रेन हैं वो ट्रांसपोर्ट करें कहाँ, सिटीज़ की तरफ, और सेल करें वही प्राइस पर जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है। ऑल द सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द क्वालिटी ब्रेड, अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। अब हर एक सिटीज़न को यही था कि होल व्हीट की, मैदे की नहीं, यानी कि आटे की, होल व्हीट की जो ब्रेड है वही खाई जाए, वही मिलेगी सबको। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस, इक्वालिटी सबके लिए है, फॉर्म ऑफ स्पीच एंड ड्रेस। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग वर कंसर्टेड इनटू बैराक। चर्चेस जो थी वो बंद कर दी और मिलिट्री के बैरक बन गए हैं एक किस्म के, क्योंकि ये हर तरफ शक का माहौल और दुश्मन है, एनिमी है, उनको कंट्रोल करना है। अब जी रॉबस्पियरे की पॉलिसी जो थी सीलिंग की, टोटल कंट्रोल की, रेन ऑफ टेरर में बहुत रही। अब आ गई है जी जैकोबियन क्लब फोन, जैकोबियन क्लब की गवर्नमेंट जो थी वो फॉल हो रही है और उसकी जगह पे अब आ रही है डायरेक्टरी, ठीक है। अब डायरेक्टरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट, जैकोबियन गवर्नमेंट के गिरने के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बना है, जहाँ पे मना कर दिया गया है नॉन प्रोपेटाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, ठीक है, कि राइट नहीं है और वोट का राइट नहीं है। इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली क्या थी, टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी, ओके, और इसी से अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बनाएगी, डायरेक्टर यानी कि
एग्जीक्यूटिव जैसे होती है ना, हमारी हमारी एग्जीक्यूटिव में क्या है इंडिया में, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा गया, पहले तो ये रखा गया कि यहाँ पे क्या होगी, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, और यहाँ से अपॉइंट होगी एक डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव, एक एग्जीक्यूटिव होगी यानी कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर। बट यहाँ पे 5 मेंबर थे जिनको इक्वल पावर मिली हुई थी। आपने अब सोचो अपने कंट्री में 5 प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो क्या हाल होगा, आपस में ही क्लैशेस ना, यही हाल हुआ। मेरा फैसला, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, प्राइम मिनिस्टर मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ, यही होगा ना, यही हाल हुआ। 5 डायरेक्टर्स रखने का नतीजा क्या हुआ, ये ऑफन क्लैशेस होते रहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ, और डिसमिस, ठीक है, हु देन साउट टू डिसमिस द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सी रही फ्रांस में। डायरेक्टरी जो थी मेड फॉर द राइज ऑफ द मिलिट्री डायरेक्टर। अब डायरेक्टरी जो थी इनकेपेबल प्रूव हुई है क्योंकि आपस में क्लैशेस हो रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ भी और इनके आपस में भी। अब जब इनमें क्लैशेस हैं, इंस्टेबिलिटी है, कोई काम नहीं हो रहा, ऐसे टाइम पे मिलिट्री को पावर ज़्यादा मिल गई है। पावर क्या मिल गई, वो ज़्यादा पावर अपनी रेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और मिलिट्री डायरेक्टर कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी पावर राइज कर ली है, नेपोलियन बोनापार्ट। अब ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द कंडीशन ऑफ द वीमेन। विमेन की कंडीशन बेटा नहीं इम्प्रूव हुई 18 सेंचुरी में। ऑल द विमेन ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। मोस्ट ऑफ द विमेन जो थी वो थर्ड स्टेट से वर्क करती थी लिविंग के लिए, और वर्क जो थी सीमस्ट्रेसेस का, लॉन्ड्रेसेस का, फ्लावर, सॉल्ट फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल ये बेचने का मार्केट में, और डोमेस्टिक सर्वेंट्स का तो काम करती थी प्रॉस्परस पीपल के, यानी कि वीमेंस वर वेरी हार्ड वर्किंग। मोस्ट ऑफ द वीमेन जो थी नॉबल की तो थी, एजुकेटेड, और उनको राइट भी था, राइट टू एजुकेशन। बट मिडिल क्लास में, लोअर क्लास में मोस्ट वीमेन डिडेंट हैव टू असेस एजुकेशन, और जॉब ट्रेनिंग भी नहीं थी, और उनको खास राइट भी नहीं थे। ओनली डॉटर ऑफ द वीमेन नॉबल्स आई हैव टोल्ड यू, और वेल्थियर मेंबर जो थे थर्ड सोसाइटी के, वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जा सकते थे, एंड आफ्टर विच, और कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद उनकी मैरिज वो भी हो जाती थी। और वर्किंग वीमेन जो थे उनको यही था कि वो फैमिली की टेक केयर करें, खाना बनाएं, पानी भर के लाएं, लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर ब्रेड लें या बच्चों को लुक आफ्टर। यही विमेन हार्ड वर्किंग लाइफ रही है, बहुत हार्ड लाइफ। अगर वो काम भी करती थी तो उनको मेन के कंपैरेटिवली लो वेजेस दिए जाते थे। विमेन, आई हैव टोल्ड यू, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके बेटा, इन ऑर्डर टू डिस्कस द वर्ड। अब विमेन जो है उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए डिस्कस करना, बात करना, आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जैसे मेन के क्लब थे, जैकोबिन क्लब मोस्ट फेमस जैसे रहा है, मोस्ट ओके, इसी तरह से इन्होंने विमेन के भी पॉलिटिकल क्लब बने हैं, न्यूज़पेपर, हर जगह अब डिस्कशन होनी शुरू हुई है। 60 विमेंस क्लब जो थे अब आए हैं फ्रांस के अलग अलग सिटीज़ में। सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन वाज द मोस्ट फेमस, ठीक है। जेंट्स के तो जो मेन के थे वो जैकोबिन क्लब था, रॉबिस्पियर है, मैक्समिलियन रॉबिस्पियर है, हमने देख लिया कि वो लीडर था। अब विमेन के 2 क्लब सबसे फेमस रहे हैं, वो कौन सा, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, ये थे मोस्ट फेमस क्लब। और वन ऑफ देयर मेन, विमेन की मेन डिमांड क्या थी कि उनको सेम पॉलिटिकल राइट मिलने चाहिए जैसे मेन को मिले हैं। क्यों, क्योंकि जितनी बार भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है विमेन वर डिसअपॉइंटेड, उनको डिसअपॉइंट होना पड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1971 ने उल्टा विमेन को पैसिव सिटीजन मतलब राइट टू वोट नहीं दिया है उनको। और विमेन जो थी क्या थी, दे वर डिमांडिंग, वो डिमांड थी उनकी कि राइट टू वोट दिया जाए उनको,
ओके, दिस वॉज देयर मेन डिमांड, और टू बी इलेक्टेड टू असेंबली एंड टू होल्ड, और वो जो है इलेक्शन लड़ने की भी उनको परमिशन हो और पॉलिटिकल ऑफिस भी होल्ड करने की पूरी परमिशन हो। दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, ओनली देन दे वुड बी देयर इंटरेस्ट भी, जब तक लेडीज़ को, औरतों को राइट टू वोट नहीं मिलेगा, इलेक्शन लड़ने का राइट नहीं मिलेगा, असेंबली में पॉलिटिकल ऑफिस या असेंबली में वो मेंबर नहीं, तब तक विमेन के राइट्स कोई नहीं क्या है आवाज़ उठाएगा या रिप्रेजेंट करेगा, विमेन ही करेंगी। उनका यही था, इसलिए न्यू गवर्नमेंट में वो पूरे अपना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहती थी, राइट चाहती थी। इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वीमेन, अब वीमेन की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द वीमेन, जिन्होंने हेल्प की है विमेन की लाइफ को क्या है इम्प्रूव किया है। टुगेदर विद द creation of state schools, schooling was made compulsory for all the girls। अब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ एक लॉ इंट्रोड्यूस किए हैं जिसमें विमेन की लाइफ जो है इम्प्रूव हुई है, इम्प्रूव करने की क्या है मदद मिली है जिसमें, ठीक है, ऐसे लॉ बने हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल बनाए गए हैं, और विमेन गर्ल्स के लिए स्कूलिंग जो है अब कंपलसरी, मतलब नोबल फैमिली की नहीं है, रिच फैमिली वेल्थियर सेक्शन की नहीं, ऑल द गर्ल्स के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई, स्कूलिंग। ओके, देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज, अब जो है विमेन को उनकी मर्जी के अगेंस्ट उनके फादर पिता जो है फोर्स नहीं कर सकते मैरिज के लिए। मैरिज जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया जिसमें विमेन फ्रीली रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ के अंडर फ्रीली अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। डाइवोर्स को भी लीगल कर दिया गया, जहाँ पे मेन की तरह विमेन को भी इक्वल राइट मिला कि वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं, अप्लाइड और फाइल कर सकती हैं डाइवोर्स के लिए। विमेन कुड नॉट ट्रेन फॉर जॉब, विमेन को जॉब्स के लिए ट्रेन किया जाएगा, आर्टिशन और स्मॉल बिजनेसमैन जो भी है। अब है स्लेव ट्रेड, ठीक है, उस टाइम पे गुलाम पाले जाते थे, बेचे जाते थे काम करने के लिए। अब यहाँ पे जो है व्यापार होता था गुलामों का, क्यों? क्योंकि लेबर की बहुत शॉर्टेज थी प्लांटेशन की, और यूरोपियन कंट्रीज़ क्या करते थे बेटा, ये अफ्रीका से, एशिया से और अमेरिकन इन लोगों को गुलाम बना के ले आते थे। अब क्योंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो था वो सबसे रिच था, ठीक है, ट्रायंगुलर ट्रेड, ट्रायंगुलर, इसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा जाता है। सारे गुलाम कहाँ पे, यूरोप में आने हैं, कहाँ कहाँ से, ये है अफ्रीका एंड अमेरिका। ओके, ये अफ्रीका और अमेरिका के बीच में ट्रायंगुलर ट्रेड था, यहाँ से गुलाम बन बन के यहाँ पे पहुँचे। ओके, ये 17th सेंचुरी को शुरू हुआ था, ठीक है, यानी 1600 समथिंग। फ्रेंच मर्चेंट जो थे वो क्या है उस टाइम पे मेन जो था शिप जो था समुंदर के रास्ते, तो सेल यात्रा करके ये पोर्ट्स जो थे पोर्ट्यूक्स और नैंटिस, ये जो थी जाते थे कहाँ पे, फ्रेंच पोर्ट्स, ये फ्रेंच पोर्ट्स हैं, ठीक है बेटा। ओके, दीज आर द फ्रेंच पोर्ट, दो फ्रेंच पोर्ट हैं जहाँ से फ्रेंच मर्चेंट जाते थे कहाँ पे, अफ्रीकन कोर्ट्स पे, और क्या थे, गुलामों को लेके आते थे, लोकल जो मुखिया होते थे कबीलों के, वहाँ से गुलाम खरीद के लाते थे और इनको टाइटली पैक्ड शिप्स में भर भर के, जानवरों को नहीं जैसे भर के लाते ऐसे कि सिर्फ खड़े होने की जगह, ऐसे टाइटली पैक्ड, और 3-3 महीने की लंबी वॉयज समुद्री यात्रा, 3 महीने की ऐसे, अटलांटिक टू करेबियन सी, ये हाल था इंसान का, जानवरों से भी बदतर। ओके, दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन, अब इनको भर के लाया गया, ठीक है, अफ्रीका से, तो इनको बेचा गया कहाँ पे, प्लांटेशन के ऑनर को, क्योंकि प्लांटेशन में
ज़रूरत होती थी वर्कर्स की, इनको गुलामों को बेचा, एक्सप्लॉयटेशन होती थी स्लेव्स की, लेबर मेड इट पॉसिबल। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये जो थी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी स्लेव की, खास करके कहाँ कहाँ पे, शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो प्लांटेशन। ओके, अब यहाँ पे जो है कन्वेंशन इन 1794 ने लॉ बनाया, क्या है, लेजिस्लेटेड, कि सारे गुलाम फ्री हैं इन फ्रेंच कॉलोनी। ठीक है, टू फ्री ऑल द स्लेव इन फ्रेंच, सबको आज़ाद कर दिया जाए। दिस वॉज, पर ये जो था गुलामों की आज़ादी बहुत कम टाइम पे थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने री इंट्रोड्यूस कर दिया है स्लेवरी, स्लेवरी को, गुलामी को 10 ईयर, 10 साल बाद ही 1804 में, 1804 में, देखिए जी, ये हमने क्या डिस्कस किया, 1794 में क्या हुआ है, स्लेव्स को फ्री कर दिया गया, बट 10 साल बाद ही, आफ्टर 10 ईयर, 1804 में नेपोलियन ने री इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब इम्पैक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के। यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या दुनिया पे, फ्रांस पे क्या असर पड़े। सबसे पहले तो जो सेंसरशिप थी, आज़ादी थी लिखने बोलने की, वो सबको मिल गई। ठीक है, ये अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप आपको बताइए कि न्यूज़पेपर जो भी है, बुक्स, न्यूज़ मैगज़ीन में राजा की मर्ज़ी के अलावा या हेड की मर्ज़ी के अलावा कुछ नहीं, अब पूरी तरह से फ्री हैं। ओल्ड रिजीम जो थी, ऑल रिटर्न मटेरियल, जो भी बुक्स, न्यूज़पेपर, प्ले, अब वो पब्लिश हो सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं, अप्रूव्ड, जिनको किंग ने सेंसर किया हुआ था, अब वो सारे पब्लिश हो गए हैं। डेक्लरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जो भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, डेक्लरेशन ऑफ उनको दे दिए गए हैं, जैसे कि सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, जितने भी नेचुरल, अगर भगवान ने बोलने को दिया तो बोलो, ये नहीं गालियाँ निकालो, नेचुरल जीने का हक आपको, राइट टू लाइफ जैसे हो गया। ओके, सो न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर, अब एकदम से सेंसरशिप हट गई तो सबको अपने अपने बोलने की आज़ादी मिल गई, तो फ्लडेड टाउन्स जो थे वो बाढ़ आ गई, किन से, न्यूज़पेपर से, पैम्फलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर। ठीक है, इतने भर भर के अब प्रिंट होने शुरू हो गए, और ये जो थे पूरे कंट्री में अब बिक रहे हैं, जा रहे हैं शहरों में, गांव। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो थी, वो अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट कुड बी, अब हर कोई अपोजिंग व्यू एक दूसरे के अगेंस्ट जैसे एक्सप्रेस कर सकता है। प्ले, सॉन्ग, फेस्टिव प्रोसेशन, हर तरह से लोग न अट्रैक्टिव वे से अपने आप को एक्सप्रेस करें, एक दूसरे गॉसिप्स, और आइडेंटिफाई करें अपने आइडियाज़ को कि आज़ादी मिली है हमें। ऐसे ही टाइम पे पॉलिटिकल फिलोसोफर कितने ही हुए जिन्होंने लिखा, फिलोसोफर। अब नेपोलियन बोनापार्ट जो किंग बन गया है, अपने आप को उसने डिक्लेयर कर लिया है फ्रांस का एम्परर। ठीक है, कब, 1804 में। और उसने सेट कॉन्कर, कॉन्कर मतलब जीत लिए आसपास के नेबरिंग कंट्रीज भी। ओके, वहाँ पे जितनी भी डायनेस्टी थी, राजा के रूल थे, इसको डिस्पोज ख़त्म कर दिया और अपनी किंगडम प्लेस की है। जहाँ जहाँ पे भी वो जाता था, एक फ्रीडम का, लिबर्टी का, स्पीच का ये मैसेज फैलाते हुए उन डायनेस्टीज़ को डिस्पोज कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, और अपनी ही फैमिली के मेंबर्स को अपॉइंट कर रहा है वहाँ पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। शुरू शुरू में तो यूरोपियन पीपल ने बड़ा वेलकम किया, ऑल द यूरोपियन कंट्री, नेपोलियन बोनापार्ट को। वाई? बिकॉज दे, ठीक है, सॉ हिम एज द रोल ऑफ मॉडर्नाइजर। ठीक है, उसको मॉडर्नाइजर की तरह समझा जा रहा था उसके रोल को, क्योंकि उसने बहुत से लॉ बनाए थे। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, यूनिफॉर्म लॉ ऑफ वेट सिस्टम। अब वेट सिस्टम ये भी समझ लो बेटा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वेट के जो थे, जैसे कि किलो कि हमारे यहाँ पे है वेट का, ओके, बट कहीं पे कुछ, कहीं पे, इसमें ट्रेड में बड़ी परेशानी होती थी। ये यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आए वेट का और मेजर का, जैसे लीटर है हमारे, ओके, तो लें,
तो ये इससे क्या हुआ, बिजनेस में ट्रेड में बड़ी आसानी होती है। और डेसिमल सिस्टम इसने प्रोवाइड किया, कुछ एक रिफॉर्म इसने इंट्रोड्यूस किए, तो उससे बड़ा दिख रहा था कि ये मॉडर्नाइजर है और बड़ा होगा। इनिशियली तो नेपोलियन बोनापार्ट को लिबरेटर के रूप में, कि आज़ादी प्रोवाइड कर रहा है राजा के रूल से हमें, और फ्रीडम दे रहा है लोगों को, ऐसे दिखा। बट सून इन लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि आर्मी जो है हर जगह पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रही है, और अपनी ही, और पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज जो थे अब इसके अगेंस्ट थे। एंड ऑफ क्या हुआ, उसकी डिफीट हुई वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीटेड 1815। ओके। और देन लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आपको पता है वहीं से हमें मिले हैं। ये डेमोक्रेटिक राइट हमें सारे के सारे, ये सबसे बड़ी लेगेसी इसकी देन है, यू कैन से। एक विरासत हमें मिली है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक राइट्स की, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही। और ये फ्रांस से होते पूरे यूरोप से, और यूरोप से पूरी दुनिया में ये फैले हैं। और तो और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो फ्यूडल सिस्टम था, जिसको हम इंडिया में जैसे जमींदारी जागीरदारी सिस्टम, ऐसे ही फ्यूडल सिस्टम था यूरोप में, ये अबॉलिश किया गया है, क्लोनाइज कर दिया गया है। क्या है, रीवर्क ऑफ आइडिया फ्रीडम, जो सॉवरेनिटी थी नेशन स्टेट की वो बनाएगी। इंडिया में भी टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी के आइडियाज़ जो थे, इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया, अप्रिशिएट किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू understood the chapter French Revolution very well. If still you have any problem, send me your problem in comment section. But before leaving, I want to remind you, please like, share and subscribe to my channel. That's all from your Aradhna ma'am.